Hello everyone, welcome back to Jiffy Learning. In this video, we'll be discussing about the revolt of 1857, जिसको हम सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं। पर इससे पहले मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, बचपन से एक कविता सुनते आ रही हूं और आज बड़ा मन हो रहा है आपके साथ उसकी कुछ पंक्तियां शेयर करने का। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंहमोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी भी रिवॉल्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो बेसिकली वो स्टार्ट कहाँ से हुआ या उसका बैकग्राउंड क्या था। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एक्चुअली बैकग्राउंड क्या था या वो स्टार्ट कैसे हुआ, या बोलते हैं ना वो एक चिंगारी कहाँ से शुरू हुई। तो बैटल ऑफ पलासी के बारे में हमने सुना ही था 1757 में जो हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का बहुत ही बुरा हाल हुआ था। और वहां से क्या होता है, बंगाल की जो दीवानी है वो चली जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इसको कह सकते हैं वो जो पहला स्टेप होता है ना, या बोल सकते हैं जो पहला पत्थर रखा गया, नींव रखी गई। अब यहाँ से जो ट्रेडर्स बन के आए थे उनके दिमाग में रूलर्स बनने का फितूर चढ़ गया। फिर आता है, अब इससे क्या होता है कि जो ब्रिटिश के अपने राज्य को, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने वाली पॉलिसी, एक्सप्लॉइट करने वाली पॉलिसी, इंडिया से वेल्थ ड्रेन करके अपनी कंट्री में ले जाने वाली पॉलिसी बहुत उनके सर चढ़ के बोल रही थी। So as a result, what happened? The cumulative effect of British expansionist policies, economic exploitation, and administrative innovation over the years had adversely affected the position of all the rulers of Indian states, sepoys, zamindars, peasants, traders, artisans, पंडित, मौलवी, etc. तो बेसिकली पूरा इंडिया त्रस्त हो चुका था और ये चिंगारी लग चुकी थी। कहाँ से? बैटल ऑफ पलासी, जिसमें सिराजुद्दौला का बहुत बुरा हश्र हुआ था। मीर जाफर, मीर कासिम, ये सब एक अलग हिस्ट्री है जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। तो ये जो था ना, ये स्टेज सेट हो चुका था एक बड़े ही विद्रोह का, कि भाई यहाँ पे एक पूरी कहानी बुनी जा रही थी कि हाँ, अब एक बहुत बड़ा विद्रोह स्टार्ट होने वाला है। तो ये था बैकग्राउंड। अब बात करते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 होने के कुछ कारण क्या थे या कॉजेस क्या थे। सो दीज वर द मेजर कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. The first is economic causes. Second one, which we are going to discuss in this video, is political causes. Then we'll be discussing about the administrative causes, and later we'll be discussing about the discontent among the sepoys. ये जो फोर्थ वाला कॉज है ना, ये बड़ा मेजर कहते हैं, इसने बाकी सारे कॉजेस को ओवर पार कर दिया था। और यही कारण है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ब्रिटिशर्स के टर्म में उन्होंने क्या बोला, सेपॉय म्यूटिनी, क्योंकि वो किसी भी विद्रोह को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके बुक्स में अगर ये बात, रिवॉल्ट की बात फैल गई ना, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक कह सकते हैं हिम्मत आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी कि नहीं, हम रिवॉल्ट कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रिवॉल्ट ना कह के, विद्रोह ना कह के, इसको एक छोटा सा नाम दिया, दैट इज सेपॉय म्यूटिनी। कोई नहीं, ऐसे सिपाहियों में तो ऐसे छोटे मोटे विद्रोह होते रहते, तो उन्होंने इस तरह से उसको सप्रेस करने की कोशिश की। सो बेसिकली इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज फोर कॉजेज: इकोनॉमिक कॉज, political cause, administrative causes, and discontent among the sepoys. Let's discuss them in detail. Now, if we talk about economic causes, so the first and the foremost point here lies is heavy taxation policies of Britishers. बेसिकली क्या होता है, इतना ज़बरदस्त वाला टैक्सेशन पॉलिसी अडॉप्ट की थी ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से जो हमारे इंडियन पेजेंट्स थे उनको मनी लेंडर्स या बोलते हैं ना ट्रेडर्स का रुख करना पड़ा, और वो वहाँ से लोन लेकर पैसे चुकाने के लिए मजबूर हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, रूरल इंडेप्टेडनेस, ये जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है उन पे इतना ज़्यादा कर्ज हो गया कि वो एक टाइम के बाद भूखमरी से लोग मरने लगे। और जो हमारी
पुरानी जमींदारी सिस्टम था वो कहीं ना कहीं टूटने लगा। दूसरा पॉइंट था कि हमारे जो इंडियन क्राफ्टमैन थे, जो इंडियन आर्टिसंस थे, उनको ब्रिटिशर्स ने बहुत डिस्करेज किया बिकॉज दे वांटेड टू प्रमोट ब्रिटिश मेड गुड्स। अब जिसकी वजह से हमारे जो क्राफ्ट पर्सन है उनको ऑल्टरनेट ऑप्शन खोजना पड़ा, जो कि हार्डली कहीं एग्जिस्ट करता भी था। उनके पास बेसिकली कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन था ही नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इन्होंने एक और पॉलिसी अडॉप्ट की। हर इंसान जो कर्ज नहीं चुका पा रहा था उसके जमीन को इन्होंने हड़पना शुरू कर दिया बाई थ्रू क्यो वारंटो। ऐसा ही एक स्टॉर्म हुआ अवध में। अवध वॉज अ सेंटर एक्चुअली, जहां पे 21,000 तालुकदार्स के स्टेट्स को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी टेरिटरी को हड़प लिया गया। और क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं वो इस टैक्सेशन पॉलिसी में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, दे वर अनेबल टू वर्क, और एट द एंड वो फोर्स हो गए थे भीख मांगने के लिए। दैट मीन्स दे वर अनेबल टू वर्क एंड दे वर नॉट हैविंग एक्चुअली इनफ अमाउंट टू पे, एंड दे वर फोर्स टू बेग। तो अब इन सब चीजों को भी मिला के कहीं ना कहीं एक बड़ा ही विद्रोह था उनके अंदर कि भाई हो गया, हमारा ही पैसा लेके हमें ही तुम भीख मांगने पे मजबूर कर रहे हो। तो ये हो गया भाई बात इकोनॉमिक कॉज की। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज की। तो पॉलिटिकल कॉजेज में हम बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इफेक्टिव कंट्रोल पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस, ये बहुत सारी चीजें थी। एंड ब्रोकन प्लेज एंड प्रोमिसेस, ऐसे बहुत सारी प्रोमिसेस की गई थी कि भाई जब आपको आउटसाइडर अटैक होगा तो हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। बट ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन कभी भी ब्रिटिशर्स की तरफ से नहीं आया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि झांसी की रानी, दैट मीन्स उनकी झांसी पे अप्लाई किया गया था, जहाँ पे एक्चुअली जो उनकी खुद की संतान नहीं थी, उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया था और उसको बोल दिया गया कि भाई ये लीगल हेयर नहीं है, दैट मीन्स ये लीगल वारिस नहीं है, तो अब किंगडम उनके पास नहीं जाएगा, वो किंगडम आ जाएगा ब्रिटिश टेरिटरी में। और राइट ऑफ सक्सेशन भी नहीं मिला था। इवन अगर हम बात करते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे हिंदू प्रिंसेस थे जिनको सक्सीड करने, जिनको कंटिन्यू करने का भी चार्ज नहीं दिया गया था। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, इट एडवर्सली अफेक्टेड दोज सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी विच डिराइव देयर सस्टेनेंस फ्रॉम कल्चरल एंड रिलीजियस परसूट्स। तो ये हो गई बात पॉलिटिकल कॉजेज की। अब अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज को, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में बेसिकली क्या होता है, करप्शन। इतना करप्शन था उस टाइम पे कि पुलिस वाले से लेके छोटे छोटे ऑफिशियल्स तक, दे वर बैडली करप्टेड। और एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, इवन बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इतना तक बोला है कि जो करप्शन अभी हमारी कंट्री में है वो कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स की लेगेसी है जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो एक छोटे से काम को कराने के लिए भी बड़े सारे पैसे लगते थे। इस लेवल का करप्शन था कि अपनी जो भाई इंडिया की जो कॉमन सिटीजन कहते हैं या जो जनता थी, वो एकदम फेड अप हो चुकी थी। वो एग्जैक्टली फेड अप, दे जस्ट वांटेड अ चेंज, एंड हियर दे गॉट एन इंस्टेंस which actually helped them to move on the path of changes. Last but not the least, we'll be discussing about discontent among the sepoys. अब इनमें क्या चल रहा था भाई? तो सबसे पहले तो एक एक्ट पास हुआ था जिसको बोला गया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसकी वजह से भाई ये बोला गया कि जो भी रिक्रूट्स, जो भी नई अब भर्तियां होंगी बंगाल आर्मी में, उनको अग्री करना पड़ेगा कि वो कहीं भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व करना ही पड़ेगा, मे बी ओवरसीज भी उनको जाना पड़ेगा। अब ये जो था ना भाई, ये हिंदुओं के सेंटिमेंट्स पे कहीं ना कहीं एक बड़ा ही करारा सा वार था। क्योंकि अपने में बोलते हैं ना कि अगर हमने समुद्र लांघा, उस टाइम पे ऐसा बिलीव था कि समुद्र पार किया तो हम अपना धर्म भ्रष्ट कर देते हैं, हम अपना धर्म खो देते हैं। और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में यही लिखा था कि हम आपको हमें सर्विसेज देनी होगी कहीं भी जहां हम बोलते हैं। अगेन दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर आता है एक बड़ा ही इमीडिएट सा कॉज था, वो था भत्ते को लेकर, दैट इज सर्विस अलाउंस। जो कि बोला गया कि अगर आप सिंध या पंजाब में सर्व कर रहे हैं तो आपको सर्विस अलाउंस नहीं मिलेगा। और उसके बाद क्या होता है, एक और इमीडिएट कॉज था जिसमें अवध को हड़प लिया गया। और अवध, जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्दर्न रीजन, वो इट वाज अ होम ऑफ मेनी ऑफ द सेपॉइज। अब भाई उनको लगा कि हमारा घर हमसे छीना जा रहा है और हम इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, इनकी आर्मी में काम कर रहे हैं। सो अगेन ये भी एक बड़ा विद्रोह का कारण था। एंड एक और था जो कि प्रमोशन एंड प्रिविलेजेस लगा सेम जगह पे
इंडियंस को कम प्रिविलेजेस दिए जाते थे और वहीं पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उनको ज्यादा प्रिविलेजेस दिए जाते थे, उनका प्रमोशन जल्दी होता था और हमें ट्रीट किया जाता था लाइक अ पेजेंट इन यूनिफॉर्म। वर्दी में, कह सकते हैं एक वर्दी में काम करने वाला सिपाही और बंदी, एक्चुअली वैसा ही ट्रीटमेंट मिल रहा था। Now let's discuss about the epicenter of the revolt. So it was Meerut, and since it began at Meerut, so definitely Mangal Pandey has to come in frame. अब यहाँ पे आ जाते हैं मंगल पांडे फ्रेम में। भाई शुरुआत कैसे हुई? 19th नेटिव इन्फेंट्री जो कि बेरहमपुर में थी, उन्होंने रॉयल एनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर दिया। एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी, उसको इन्होंने यूज करने से मना कर दिया क्योंकि ऐसा माना गया कि भाई कार्ट्रिजेस जिसको इनको मुंह से काटना होता था, उस पे ग्रीसिंग की गई थी पिग फैट की, विच वॉज अगेन अनएक्सेप्टेबल फॉर हिंदूज एज वेल एज फॉर मुस्लिम्स। Now it turned out to be a mutiny in February 1857, जिसकी वजह से 19th नेटिव इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया गया मार्च 1857 में। अब ये होता है किस्सा मार्च में। अब मंगल पांडे, ही वॉज एक्चुअली अ यंग सेपॉय और यंग खून, उनको ये एक्सेप्ट नहीं हुआ और वो एक कदम आगे गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्जन के ऊपर फायर किया, हु वॉज अगेन वर्किंग एट बैरकपुर। एंड मंगल पांडे वॉज अ सेपॉय ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री। अब क्या होता है भाई, मंगल पांडे को पकड़ा जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है 8 मार्च को, और उनकी जो पूरी रेजिमेंट है उसको डिसबैंड कर दिया जाता है। अब आगे का किस्सा अगर हम सुनेंगे तो वो और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अब 24 अप्रैल को क्या होता है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई, 24 अप्रैल को थर्ड नेटिव कैवेलरी, इन्होंने भी ग्रीस्ड कार्टेजेस यूज करने से मना कर दिया। और इसमें एक्चुअली 90 लोग थे जिन्होंने मना किया, जिसमें से कि 85 लोगों को, 85 सेपॉयज को 10 इयर्स का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया। कब दिया गया? 9 मई को थर्ड नेटिव कैवेलरी के 85 लोगों को रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। अब इससे क्या होता है, सिपाहियों में बड़ा विद्रोह सा एक चिंगारी सी उठ गई, जिसकी वजह से 10 मई को इनके कुछ साथी जाते हैं और उनको जेल से छुड़ा लाते हैं। 85 सिपाहीज को जिनको कैद करके रखा गया था, उनको थर्ड नेटिव कैवलरी की 85 सिपाही जिनको कैद करके रखा गया था, उनको उन्होंने आज़ाद करवाया। और वहां से भाई झंडा लहरा चुका था, विद्रोह का बिगुल बज चुका था। अब ये थर्ड नेटिव कैवलरी मार्च करती है, अपनी वायुसेना लेके ये लोग बढ़ते हैं कहाँ? दिल्ली की तरफ, क्योंकि जैसा कि हमने जाना है दिल्ली हर चीज का सेंटर रहा है और उस टाइम पे पॉलिटिकल सेंटर भी था। तो भाई अब सब चाहते हैं कि चलो भाई दिल्ली से अब इसके आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब चलती हैं, देखते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। Now, since we are talking about Delhi, so here Bahadur Shah was chosen as the symbolic head. अब होता क्या है, द थर्ड नेटिव कैवलरी जो कि दिल्ली की तरफ मार्च कर रही थी, उसको ज्वाइन किया लोकल इन्फेंट्री ने दिल्ली में, एंड दिल्ली बिकेम द सेंटर। और जो अपने बहादुर शाह हैं उनको प्रोक्लेम कर दिया गया द एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का राजा डिक्लेयर कर दिया गया, किसको? बहादुर शाह को। And actually this was the turning point, and soon a sepoy mutiny was transformed into a revolutionary war. Chief hastened to show their loyalty to the, अब भाई यहाँ पे लॉयल्टी की बात आ गई कि हम मुगल्स के लिए बड़े लॉयल हैं। अब वहां से भाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी कहीं ना कहीं इस रिवॉल्ट में बीच में अपना रोल निभाने के लिए आ जाते हैं। So now Bahadur Shah, he wrote a letter to all the chiefs to organize a confederacy of Indian states to fight and replace the British rule. Awadh, Rohilkhand, Bundelkhand, the Doab, Central India, large parts of Bihar and East Punjab shook off British authority. भाई सबने कहीं ना कहीं ईंट तो हिला ही दी थी। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब आगे हम कुछ सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट पढ़ते हैं और वहां पे उनका चार्ज करने वाले लीडर्स कौन थे जो उस सेंटर में रिवॉल्ट को संभाल रहे थे। तो सबसे पहले भाई दिल्ली में थे अपने जनरल बख्त खान, जो कि बहादुर शाह के गाइडेंस में काम कर रहे थे। कानपुर में थे हमारे नाना साहब। झांसी में थी अपनी रानी लक्ष्मीबाई। बागपत में शाहमल थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जिन्होंने भी बड़ी वीरता से, उनका भी बड़ा जिक्र है हमारे लखनऊ में। फिर बरेली की अगर हम बात करें तो वहां थे खान बहादुर। बिहार में थे कुंवर सिंह। और फैजाबाद जहां से मैं हूं वहां पे थे मौलवी अहमदुल्लाह। इनके भी बड़े किस्से फेमस है। तो ये थे कुछ सेंटर्स जहां पे ये रिवॉल्ट चल रहा था, और वहां के ये जो लीडर्स थे, दे वर द वन हु वर लीडिंग द रिवॉल्ट्स। Now let's see how the Britishers they succeeded in suppressing the revolt.
So, talking about the first one, the British, they captured Delhi on September 20, 1857. The royal princes were captured and butchered on the spot. Basically, जितने भी बहादुर शाह के बेटे थे उनको मार दिया गया और बहादुर शाह को बोल दिया गया कि भाई जाओ तुम, उनको बेटा हटा दिया गया रंगून में, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई 1862 में. एंड फाइनली द हाउस ऑफ मुगल्स वाज फाइनली एंड कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड. जो मुगल टाइटल था वो यहाँ से डिस्बैंड कर दिया गया. Now, Sir Colin Campbell occupied Kanpur on December 6, 1857. Nana Sahib was defeated at Kanpur. He escaped to Nepal in early 1859. उसके बाद से वो कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता. उनके जो क्लोज एसोसिएट थे तांत्या तोपे, he escaped into the jungles of central India. ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में वो कहीं छुपे रहे. But soon he was captured while he was asleep, and in April 1859 he was put to death. झांसी की रानी के साथ क्या हुआ वो हम सब जानते हैं. शी डाइड on the battlefield earlier in June 1858, and Jhansi was captured by Sir Hargreaves. And by 1859, Kuwar Singh, Bakht Khan, Khan Bahadur, Khan of Bareilly, Rao Sahib, brother of Nana Sahib, and Maulvi Ahmadullah, ये सब मर चुके थे. while the Begum of Awadh was compelled to hide in Nepal. तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया. और सबके साथ क्या हुआ, उन लीडर्स के साथ क्या हुआ, उसके बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड. रिवॉल्ट हुआ, काफ़ी सारे सेंटर्स रहे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, बट इसके बाद भी हमें आज़ादी क्यों नहीं मिली, या इसको सिर्फ हम एक रिवॉल्ट के नाम से ही क्यों जानते हैं, क्यों हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. क्या फेलियर थे, क्या कारण थे कि हम फेल हो गए या ये रिवॉल्ट फेल हुआ. तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड, बहुत अगर हम देखें तो सेंटर्स भी मुश्किल से 5-6 सेंटर्स थे. हम बात करते हैं तो बेसिकली नर्दर्न इंडिया में ही इसका स्पार्क देखा गया, क्योंकि जितने भी हमने सेंटर्स देखे, लखनऊ, अवध, बरेली, ये सारे नर्दर्न पार्ट थे. साउथ तक इसकी कोई रीच थी ही नहीं, विच मीन्स इसका जो टेरिटोरियल स्प्रेड था वो कहीं ना कहीं लिमिटेड था. सारी क्लासेस इसमें ज्वाइन नहीं की, क्योंकि भाई जमींदार जो थे ना उनको अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी थी ब्रिटिशर्स के लिए, तो वो इसमें कूद के आते ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जमींदारों को फायदा हो रहा था. तो भाई हर इंसान यहाँ पे अपना फायदा देख रहा था, किसी को आज़ादी की नहीं पड़ी थी, सबको अपने फायदे की पड़ी थी. और अब अगर हम बात करते हैं हथियारों की, तो वो हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे थे. जो आर्म्स एंड एमिनेशन ब्रिटिशर्स के पास थे वो अपने पास नहीं थे. हम आज भी गोरखा वारफेयर टैक्टिक्स और कह सकते हैं तलवार और भाले से लड़ाई करने के लिए जाते थे, विच वॉज अगेन बहुत ही ऑब्सोलीट हो चुका था. अब नो सेंट्रल लीडरशिप दी तो गई थी बहादुर शाह को, पर वो अगेन खुद ही बूढ़े हो रहे थे, उनके पास ना स्ट्रेंथ था ना स्टेमिना था. एंड अगेन वो मुगल पूरा जो कह सकते हैं वो नाम भी एक अपने डिक्लाइन के राह पे था. जो ऑलरेडी पतन की राह पे जा रहा हो उसको हमने अगर राजा बना दिया तो डेफिनेटली कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था. और वैसे भी इंडिया देख चुकी थी मुगल काल को, तो त्रस्त हो चुकी थी अपनी जनता, और फिर से उसी को राजा बना के बोलना कि भाई यही हमारे भारत के राजा होंगे, तो अगेन ये लोगों को कुछ जमा नहीं, और ना ही कोई कोऑर्डिनेशन हो पाया. सब अपने अपने रिवॉल्ट लड़ रहे थे भाई, सबके अपने अपने विद्रोह चल रहे थे, पर एक उसका कोई कॉमन मोटिव नहीं था. सबके विद्रोह का अपना अपना कारण था. सिपाही में वो सिपाहियों में हुआ म्यूटिनी, क्योंकि भाई उनको था कि हमें ये राइफल नहीं यूज करनी है, हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा, हमें प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे, हमें ओवरसीज जाके सर्विसेज देने को बोला जा रहा है. ये उनके कारण थे. अब अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल जितने भी रिवॉल्ट में कूदे थे, जो लीडर्स, जैसे झांसी की रानी हो गई, उनसे भी किंगडम ले लिया गया था, उनके बेटे को एज अ लीगल सक्सेसर नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था. सबके अपने इंडिविजुअल कारण थे. कहीं किसी के दिमाग में ये नहीं था कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, ये हमारी कंट्री है, हमें इसको रूल करना है, वी आर द इंडियन सिटीजन, ये वाला फैक्टर अभी किसी के दिमाग में आया ही नहीं था. लास्ट में यही चीज मैं डिस्कस कर रही थी, लैक ऑफ नेशनलिज्म. वो जो देशभक्ति वाली भावना है ना, वो तो कहीं थी ही नहीं दूर दूर तक. सब अपने पर्सनल मोटिव की वजह से विद्रोह करने में लगे हुए थे. तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल. लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. So the responsibility for the administration of the country was assumed by the British Crown and the company rule was abolished. Queen Victoria was declared as the sovereign of British India. The Indian states were henceforth to recognize the paramountcy of the British Crown and were to be treated as a part of a single charge.
The Army Amalgamation Scheme 1861 moved the company's European troops to the service of the Crown. All India Artillery Unit, except a few, were made defunct. All higher posts in the army and the artillery departments were reserved for the Europeans. The policy of divide and rule started in the earnest after the revolt of 1857. The British used one class, one community against another. In accordance with Queen's Proclamation of 1858, the Indian Civil Service Act of 1861 was passed, which was to give an impression that under the Queen all were equal. तो भाई ये एक्ट पास हुआ एक ऐसी भावना क्रिएट करने के लिए कि क्वीन के सामने सब बराबर हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट अब इतना कुछ हुआ है तो इन रिवॉल्ट का सिग्निफिकेंस क्या था, पॉजिटिव पॉइंट्स थे या नहीं थे. सो फॉर द ब्रिटिशर्स भाई उनके लिए भी कुछ पॉजिटिव रहा. फॉर द ब्रिटिशर्स द रिवॉल्ट प्रूव्ड यूजफुल as it showed up the glaring shortcomings in the company's उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमियां थी ना वो उनको पता चल गई. इवन उनकी आर्मी में जो कमियां थी वो भी उनको समझ में आ गया. एंड फॉर इंडियंस द रिवॉल्ट ऑफ 1857 had a major influence on the course of the struggle for freedom. It brought out in the open grievances of people and sepoys which was seen to be genuine. तो ये था सिग्निफिकेंस. अब हमने पढ़ लिया है रिवॉल्ट ऑफ 1857 भाई, हमने कॉजेस पढ़ लिए, हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए, सिग्निफिकेंस पढ़ लिए कि भाई होता क्या है. अब अगर हम इसका लेआउट तैयार करते हैं तो शुरू हुआ था ये 1757 से, जहाँ पे क्या होता है भाई, जहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी होता है उसके बाद जो हमारी इंडिया की बंगाल की जो दीवानी है वो चली जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और वहाँ से उनका आर्थिक शोषण शुरू होता है. फिर आता है भाई अगर हम बात करते हैं कॉजेस की तो फिर इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं. जो टैक्सेशन पॉलिसी थी वो बड़ी ही कह सकते हैं बड़ी रिजिड थी जिसकी वजह से अपने जो इंडियन पेजेंट्स हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ा. फिर आ जाते हैं मंगल पांडे फ्रेम में, फिर आती हैं झांसी की रानी. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, उनको साथ में एक्यूमुलेट करके होता है भाई क्या, रिवॉल्ट ऑफ 1857. आशा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया है. नहीं आया है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं और एलैबोरेट करके नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालूंगी. एंड अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए. हिट द बेल आइकन so that you don't miss any of the recent updates. Keep learning with Jiffy Learning. Till then, bye. Take care.